ये किसान 8 साल पहले डेयरी फार्मिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन दोबारा ट्रेनिंग लेके इन्होंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छी डेयरी फार्मिंग कर भी रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि कोई किसान अगर डेयरी फार्मिंग में फ्लॉप हो जाता है तो इतनी हिम्मत करके फिर से डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है। ये जानने के लिए अयोध्या में मैं एक ऐसे किसान भाई के पास आ चुका हूँ जो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका डेयरी चल रहा है और काफ़ी प्रॉफिट में भी है। और 8 साल पहले ये इसी डेयरी फार्मिंग में फेल हुए थे। क्या गलतियां की थी, क्या ऐसी रोग बीमारी आई थी जिस वजह से ये फेल हुए थे, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार सर, जो हमारे किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उनको आप अपना डेयरी फार्म का थोड़ा सा परिचय बताइए। साथियों नमस्कार, ये हमारा परिवार डेयरी फार्म है जो कि अयोध्या जनपद के बीकापुर ब्लॉक में एक ग्राम सभा पड़ती है शिवतर ग्राम सभा में एक गांव है छोटा सा गुलजार पांडे का पुरवा। अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो लता केमिकल फैक्ट्री की जस्ट सामने हमारा ये डेयरी फार्म है जी। अभी आपका डेयरी फार्म देख रहे हैं तो अभी आपसे बात भी हुआ था तो आप बता रहे थे कि हम बहुत पहले ही एक बार डेयरी फार्म कर चुके थे। जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपका डेयरी फार्म में कैसे रुझान आया और आपने जो पहले डेयरी फार्म किया था उसमें क्या हुआ था। जैसे अगर हम बात करें तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में आप जाते होंगे, वीडियो वगैरह शूट करते होंगे, तो गांव में अक्सर आप देखते होंगे हर घर के पीछे 2-4 जानवर गांव में ही रहते हैं। जी। तो ऐसे भी हमारी शुरू से ही रुचि थी। तो आज के करीब 7 से 8 साल पहले मैंने डेयरी फार्म का स्टार्ट किया था। लेकिन डेयरी फार्म फेल क्यों होता है और डेयरी फार्म चलता क्यों है? फेल होने का रीजन है, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं डेयरी फार्म में। और अगर आपको नॉलेज है डेयरी में तो आपको कोई फेल भी नहीं कर सकता है। तो पिछली बार जब आपने शुरुआत किया था तो डेयरी फार्म में कैसे आना हुआ, मतलब क्या सोच के आप आए थे डेयरी फार्म? जैसे जानवर की रुचि तो शुरू से थी, बचपन से ही थी, और हमारे यहाँ 4 से 10 जानवर हमेशा रहते थे। लेकिन जब हमने डेयरी फार्म शुरुआत किया आज के 7 से 8 साल पहले, तो हमने एक गाय से स्टार्ट किया, एक गाय से दो गाय, करीब हमारे पास उस टाइम 25 से 30 जानवर थे। 25 से 30 जानवर कर लिया था आपने? जी। फिर उसमें क्या दिक्कत आई थी? दिक्कत ये, जैसे डेयरी में अभी मैंने आपको बताया कि डेयरी में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डेयरी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर आपके जानवर बीमार हुए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर जानवर में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या काफी ज्यादा आती है, या फिर आपके जानवर में थनैला की समस्या आती है। तो इन सब चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप चाहे छोटा आपका डेयरी फार्म रहे चाहे बड़ा हुआ, आप फेल हो जाएंगे। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है डेयरी में। तो मतलब नॉलेज ना होने की वजह से पिछली बार आप फेल हुए थे। जी। तो फिर से आप फिर डेयरी फार्म कर रहे हैं और कितने साल बाद कर रहे हैं? ये अभी तो हमारा डेयरी फार्म करीब 2015 से 16 के बीच में बंद हो गया था। लेकिन अभी हम 2024 लास्ट में स्टार्ट किया है। करीब ये मान लीजिए 1.5 साल के आसपास हमारा डेयरी फार्म ये चल रहा है। मतलब ये जो अभी नया वाला बनाया है ये 1.5 साल हो गए? करीब 1.5 साल से ये चल रहा है हमारा डेयरी फार्म। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है नए वाले डेयरी फार्म का, इसको स्ट्रक्चर कितने एरिया में और कितना खर्चा लगा था बनाने में? अरे जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये नॉर्मल सा शेड है, क्योंकि मैंने शेड के पीछे पैसे नहीं इन्वेस्ट किए हैं। जी। और आप देख सकते हैं हमने अपने पैसे जानवरों के पीछे इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हमें अगर कहीं से पैसे आएंगे तो जानवर हमें पैसे देंगे, ना कि हमारा शेड पैसे देगा। अगर इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो करीब 40 फीट चौड़ा है और 80 फीट के आसपास ही लंबा है। ये कितने जानवरों का शेड है? ये करीब 25 से 30 जानवर का सेट है। 25 से 30? जी। और अब जब आपने नए सिरे से फिर से स्टार्ट किया था तो कितने जानवर से स्टार्ट किया था? देखिए, जैसे हम नए सिरे से स्टार्ट किए थे तो हमने एक जानवर से, हमारे पास बता तो रहे 2-3 जानवर थे, लेकिन उसमें हम ब्रीडिंग करते करते एक जानवर हमारे पास एक ऐसा तैयार हुआ जिसकी मैंने मिल्किंग की, तो उसने हमारे डेयरी फार्म पे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया 29 लीटर 700 ग्राम दूध दोनों टाइम का। तो जब 29 लीटर 700 दूध उसने रिकॉर्ड किया तो फिर माइंड में आया कि अगर ऐसे हमारे पास 4 से जानवर हो जाएंगे तो हमारे पास दूध की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाएगी और काफी ज्यादा पैसे की प्रॉफिट होगी, इनकम होगी। जी। तो फिर आपने उसी से बढ़ाना शुरू कर दिया? जी। तो हमने एक गाय जब वहां लाई तो, लेकिन ये हुआ कि जैसे पहली बार बिना नॉलेज के हम फेल हो गए थे, तो शायद हो सकता है दोबारा भी बिना नॉलेज के फेल हो जाए। तो इसके लिए हम पूरी तैयारी किए, जगह जगह जाके पढ़ाई किए, ट्रेनिंग किए, और भी जितनी आसपास की डेयरी फार्म है या यूपी में लगभग जितनी ठीक ठाक डेयरी फार्म है, हर जगह जाके वहां पे मैंने विजिट किया। मतलब जब दूसरी बार आपका डेयरी फार्म में रुझान आया तो उससे पहले आपने तैयारियां किया कि इसके बारे में सीखा जाए, जो इसकी बारीकियां होती है उसको आपने ट्रेनिंग भी लिया और
दूसरों की फार्म पे भी जाके जी, नॉलेज जी, जी, लिया जी, है, जी। फिर आपने ये शुरू किया। जी। तो अभी आपके डेयरी फार्म पे कितनी गाय हैं और अच्छा, कितनी भैंस हैं? अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास करीब 11 से 12 गाय हैं हाँ। और भैंस हमारे पास अभी तो करीब 3 हैं। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि आप गाय पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, जैसे गाय पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि गाय की मिल्किंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है जी, जी। और ये अगर इनका सही सब कुछ देख रेख हुआ तो इनमें जानवरों में कोई दिक्कत नहीं आती है जी। और ये लंबे टाइम तक दूध उत्पादन में भी बने रहते हैं। जैसे भैंसों में क्या होता है कि भैंस में 2 से 4-6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा मिल्किंग देती हैं, उसके अच्छा। बाद ये इनका मिल्किंग खत्म हो जाता है या मिल्किंग कम कर देते हैं। लेकिन गायों में ऐसा नहीं होता है। गायों में जब तक आप अपने जानवरों को खुद से नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके जानवर का मिल्किंग कम नहीं होगा और अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आपके दूध जानवरों का गाय का दूध कम नहीं होगा। लेकिन भैंसों में ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने बताया था कि जब एक आपके यहाँ थी जो गाय, आपने डेयरी पे मतलब अपने डेयरी पे उसका मिल्किंग किया था, जी, तो जी। 29 समथिंग जी, था। जी, जी, जी। तो अभी सबसे हाईएस्ट वही है आपके यहाँ? नहीं, नहीं। अभी तो जितने भी जानवर हैं हमारे पास 25 लीटर के ऊपर सारे जानवर हैं और अगर हम हाईएस्ट दूध की बात करें तो हमारे पास हाईएस्ट दूध देने वाली गाय है 37 लीटर की। अच्छा, मतलब 37 लीटर की जी, है, जी, जी। मतलब उससे भी ज़्यादा की जी, आपने कर जी, लिया जी, है। जी। और भैंस बात करें तो अभी कौन सी है भैंस, और भैंस आपने कहाँ से लाया था? भैंस ये हमारी घर की पड़िया है अच्छा, और अच्छा। इसको हम यही घर पे ही तैयार की है। ये आपकी चौथी बार प्रेग्नेंट है, 3 बार हमारे डेयरी फार्म पे ये बच्चा कर चुकी। और अगर इसकी मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें तो हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल है परिवार डेयरी फार्म नाम से, जी। तो उसकी मैंने लाइव मिल्किंग डाला है। तो इसका हाईएस्ट अगर मिल्किंग की बात करें दोनों टाइम का तो 16 से 18 लीटर के बीच इसकी हाईएस्ट मिल्किंग मतलब कैपेसिटी है। आपके घर की भैंस है और उसी से आप बढ़ा भी रहे जी, हैं। जी, जी, जी। और आप गाय में किस ब्रीड पे मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं? अभी तो हम जितनी भी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे हमारे डेयरी फार्म पे सारी गाय एचएफ हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो आप मतलब आपके हिसाब से एचएफ बेस्ट है जी, जी, डेयरी जी। फार्मिंग? अगर हाँ, एचएफ क्यों बेस्ट है? अगर आपको नॉलेज है तभी आप एचएफ आपके लिए बेस्ट है। नहीं, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप डेयरी करना चाहते हैं या कोई पशुपालक भाई डेयरी कर रहा है तो उसको नॉलेज नहीं है तो वो एचएफ की तरफ ना इन्वेस्ट करे अपने पैसों को। वो आप जर्सी की तरफ इन्वेस्ट कर सकता है, साहिवाल गाय की तरफ इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उनमें चाहे साहिवाल हो गई चाहे ये जर्सी हो जर्सी, गई, जी। तो इनमें क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा होती है। उनकी तो इम्यूनिटी मजबूत होती जी है। जी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है तो ये बीमार कम पड़ती हैं और ये कम खर्चे में रहती हैं। तो अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो अगर आप एचएफ गाय भी रख रहे हैं तो 15 से 18 लीटर तक ही रखिए, हाई मिल्किंग की गाय ना रखिए। क्योंकि अगर हाई मिल्किंग गाय आप रख रहे हैं तो आपको दिक्कतें भी सामना ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हाई मिल्किंग जो रहती है उसमें ज़्यादा हीट की दिक्कत होती है क्या, टेम्परेचर, या फिर वो जी, मैनेज जी। नहीं कर जैसे पाते? गर्मियों का समय चल रहा है तो अगर आप आपके पास अच्छी हाई मिल्किंग गाय है, एचएफ गाय है, तो आप अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आप सही से रख रखाव नहीं कर रहे हैं तो आपकी जानवर में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। जैसे गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि आपके जानवर हीट स्ट्रोक में चले जाते हैं, आपके जानवर दाना चारा खाना कम कर देते हैं, आपके जानवर बीमार होते हैं काफी ज्यादा गर्मियों के सीजन में। लेकिन अगर आपका मेंटेन डेयरी फार्म सही सेटअप है तो आपके जानवरों में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमारे पास तो अभी तो हमारा नॉर्मल सा सेट है लेकिन हमने हर चीज की व्यवस्थाएं कर रखी है अपने डेयरी फार्म। जैसे आप सभी देख सकते हैं मैंने पीछे जूट के बोरे भी लगाए हैं और ऊपर सरकंडे भी लगाए हैं और फॉगर भी लगाए हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप सही पूरा नियम से चल रहे हैं तो आपके जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे गर्मियों के मौसम में। जी, जी। और बात कर लेते हैं, जैसे अगर कोई हमारा नया डेयरी फार्मर है, नया डेयरी फार्म स्टार्ट करने जाता है, जैसे आपने भी जब स्टार्ट किया था पहली बार, तो कौन सी ऐसी ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है जो डेयरी फार्मर को फार्म बंद करने पे मजबूर करती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं और अगर आपको नॉलेज नहीं तो आपको 2 बीमारियां आपको आपकी डेयरी बंद करवा सकते हैं। एक तो हो गया बांझपन जिसको हम रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं और एक थनहेला हो गया है। अगर ये दोनों बीमारी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके डेयरी पे कंटिन्यू होती रहेंगे और आप डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इससे बचने का कुछ उपाय आपका आइडिया देंगे? जी जी अगर आप पहली बात तो अगर आप डेयरी कर रहे हैं और आपको पूरा नॉलेज नहीं है जी, जी। तो आप 15 से 18 लीटर की गाय से शुरुआत करें। जी।
और अगर आप कोशिश करें क्रॉस में रखें, जो क्रॉस में रहेंगे तो उनका रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर काफी ज्यादा मजबूत रहेगी और उनमें कोई दिक्कतें ज्यादा नहीं आती हैं। तो आप क्रॉस में रखिए, 15 से 18 लीटर की बीच की गाय रखिए, तो इनमें ये दिक्कतें नहीं आती। और दूसरा, अगर आप एक डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, आपका फीड मैनेजमेंट सही है, आपके अपने जानवरों को जो दाना खिला रहे हैं, जो चारा खिला रहे हैं, या फिर जो ड्राई फीड आप दे रहे हैं अपने जानवरों को, वो अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने जानवरों को गलत फीड खिला रहे हैं, तब भी आपके जानवरों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो सकते हैं। और दूसरी, हम थनैला की बात करें, थनैला क्यों होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से थनैला होता है। जैसे बहुत सारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं रहता है, वो मिल्किंग करने के बाद आते हैं, उनके जानवर जमीन में बैठ जाते हैं। तो जैसे जमीन में गंदगी रहती है या आसपास गंदगी होती है, तो हमारे जानवर जब बैठ जाते हैं तो मिल्किंग के बाद उनका कैनाल खुला रहता है, करीब आधे घंटे 45 मिनट तक कैनाल खुला रहता है। तो जब वो हमारे जानवर जमीन में बैठ जाएंगे या उनका कैनाल खुला रहेगा, तो उस कैनाल की वजह से चारों थनों में बैक्टीरिया इंटर कर जाएंगे, और बैक्टीरिया जब इंटर कर जाते हैं तो उसमें हमारे जानवरों में थनैला की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर जब भी आप अपने गाय भैंस का दूध निकालें, तो आप एक टीट आता है, सोल्यूशन आता है, आप उसको दूध निकालने के बाद चारों थनों में लगा देंगे, तो जो कैनाल रहेगा वो बंद हो जाएगा। तो इससे आपके जानवर थनैला जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। और आप अपने डेयरी फार्म के आसपास साफ सफाई रखें और अपने जानवरों को अच्छा साफ पानी पिलाएं, और हफ्ते में कम से कम कोशिश करें 2 बार चूने का छिड़काव और लाल दवा का छिड़काव अवश्य करवाएं। इससे आपके जानवर थनैला जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। जी, अब ये बात की करें तो फीड मैनेजमेंट का, आप क्या देते हैं फीड और क्या देना चाहिए फीड में? जैसे मार्केट में तो बहुत सारे फीड मिल रहे हैं, आप जानते होंगे, हर जगह विजिट भी करते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि आप या तो खुद कई फीड तैयार करें अच्छी क्वालिटी के, या फिर जो मार्केट में सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी का फीड हो, वो आप अपने जानवरों को खिलाएं। जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें, तो हम अपने जानवरों को माँ डेयरी फीड खिला रहे हैं, जो कि अगर बात करें तो यूपी का सबसे अच्छा फीड प्रेजेंट टाइम पे है। इससे अच्छा फीड आपको मार्केट में कोई भी नहीं मिलेगा। अगर यह फीड आप अपने जानवरों को खिला रहे हैं, तो आपके जानवरों में कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। मैं कंटिन्यू पिछले 1.5 सालों से खिला रहा हूं और मेरे डेयरी फार्म पे कोई भी समस्या नहीं हुई है। अच्छा, आपका सुबह और शाम का फीड में क्या रूटीन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर हम रूटीन के बारे में बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी गाय 15 से 20 लीटर के बीच अगर दूध दे रही है और उसका वजन 5 कुंटल या 5.5 कुंटल है, तो हमें कितना उसको हरा चारा, कितना सूखा चाहिए और चारा, और कितना फीड देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें नॉलेज हो कि हमारे जानवर का वजन कितना है। उस हिसाब से हम अपने जानवरों को फीड और हरा चारा, सूखा चारा दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे जानवर 15 से 20 लीटर दूध कर रहे हैं और 5.5 कुंटल वजन है, तो हम उनको 4 से 6 किलो भूसा दे सकते हैं, जिसको और 25 से 30 किलो के बीच हरा चारा दे सकते हैं। ये हम दोनों टाइम का बता रहे हैं। और उसमें आपका गाय जितना भी दूध दे, अब कितना फीड देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका गाय दे रही है 1 लीटर पे आपको 400 ग्राम फीड देना है। जैसे जो हमारे पास हम अपने जानवरों को फीड खिला रहे हैं, माँ डेयरी फीड है, तो ये यूपी का सबसे बेस्ट क्वालिटी का फीड है। तो ये इसको हम अपने जानवरों को 1 लीटर के पीछे 400 ग्राम फीड देते हैं। और अगर हम भैंसों को दे रहे हैं, तो इसको 1 लीटर पे 500 ग्राम फीड दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दोनों टाइम मिला के मतलब 200 ग्राम दोनों टाइम? नहीं, 1 लीटर के पीछे 400 ग्राम देना है। अच्छा, मतलब ये मानिए कि 2.5 लीटर पे आपको 1 केजी फीड देना है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि एक ही टाइम में देते हैं। नहीं, एक टाइम में नहीं देना है, जैसे दोनों टाइम में देना है। और मतलब जैसे आपकी 10 लीटर दे रही है, जी, तो 400 ग्राम के हिसाब से आधा आधा करके दोनों टाइम दे दीजिए। जी, नहीं। अगर आपकी गाय मान लीजिए 10 लीटर दूध दे रही, तो आपको 2.5 किलो टोटल फीड देना है। जी, टोटल फीड देना है, और कम से कम 500 ग्राम उसको बॉडी मेंटेन के लिए, कि उसकी बॉडी मेंटेन रहे, तो करीब 3 किलो फीड आपको देना। अब देना कितना है? जैसे आपकी कोई गाय 1 लीटर दूध दी, तो उसको आप 400 ग्राम फीड दीजिए। तो ये अगर 2.5 लीटर पे आपको 1 केजी फीड देना है, जो ये माँ डेयरी का फीड है, जो हम अपने जानवरों को प्रेजेंट टाइम पे दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप सभी को बता रहे हैं। और बात करें अभी तक आपके यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन, वो कितना हो रहा है प्रेजेंट टाइम में? जैसे ये होता है,
जो भी सही पशुपालक होते हैं ये उनके ड्राई टाइम होता है, जी, क्योंकि ये जब ड्राई टाइम रहेगा तो हमारे जानवर आगे चल के अक्टूबर नवंबर तक ही बच्चा करेंगे। क्योंकि अगर गर्मी में बच्चा करते हैं तो गर्मी में क्या होता है कि हो सकता है जानवर गर्मी ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो जाए जानवरों को, तो वो पोर्शन हो सकता है बच्चा जी, जी। फेंक भी सकते हाँ। हैं। तो इस वजह से अगर आप पूरा नियम से चल रहे हैं तो आप इस टाइम ऐसे टाइम में अपने जानवरों को एआई करवाइए कि जिससे आपके जानवर अक्टूबर से नवंबर के बीच बच्चा करें। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच अगर आपके जानवर बच्चा कर रहे हैं तो ये पीक टाइम होता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी लगभग खत्म ही हो जाती जी, है जी। और मौसम ठंड रहता है, जी। तो ये आपके जानवरों के लिए बेटर मौसम रहता है। जी, अभी तक आपके डेयरी फार्म की बात करें तो एक दिन का हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा? अभी डेढ़ तो सालों के अंदर में टोटल में? जी, जी। अभी तो हमारे पास जैसे आपको बताया है कि हमारे पास 12 गायें हैं, करीब 11 से 12 गायें हैं और करीब 3 भैंसें हैं। जी। तो जिसमें हम बात करें 4 से 5 जानवर हमारे फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट हैं। जी, जी। तो हमारे पास करीब 7 से 8 जानवर बचे। जी। 7 से 8 जानवर, अगर 7 से 8 जानवर के बीच में हम बात करें तो करीब हमारे पास दोनों टाइम के मिलाए 2 से 220 लीटर तक दूध हुआ है हमारे अच्छा, डेयरी फार्म। 200 से 220 जी, लीटर। जी, जी, जी। चलिए, और रेट क्या मिल जाता है? आप सब इसको सेल कहाँ पे करते हैं? जैसे एचएफ गाय में ये दिक्कतें होती हैं कि इनमें फैट एस्ट्रेन कम होता है, जी। लेकिन अगर आपका फीड मैनेजमेंट सही है, आप अपने जानवरों को हर एक चीज बारीकियां पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपके जानवरों का फैट एस्ट्रेन कम नहीं होगा। क्योंकि गांव में क्या होता है कि फैट एस्ट्रेन के हिसाब से दूध का रेट मिलता है। जी, तो जी। अभी जब हम आप दूध सेल कर रहे हैं तो 45 से 48 रुपए का रेट हमें मिल रहा है लीटर अच्छा, पीछे। कलेक्शन सेंटर पे आप ले जाते जी, हैं? जी, कलेक्शन सेंटर पे दे रहे हैं। 45 से 48 जी, रुपए। जी, जी। और बात करें एक दिन में या फिर एक महीने में आपका लगभग हाईएस्ट इनकम कितना रहा होगा? मतलब कमाई की बात करें अगर आप बताना चाहें तो? जैसे ये तो मतलब आप ही ऐसे ही एवरेज निकाल सकते हैं कि पर डे का, अगर मान लीजिए अभी तो ये ड्राई टाइम चल रहा है और वैसे भी है, अगर हमारे जानवर पीक पे होते हैं तो 2 से 220 लीटर तो दूध जाता, नहीं तो ऑन एवरेज करीब 150 लीटर तक हमारा ऑन एवरेज बना रहता है। जी, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है और हमारे लगभग जानवर ड्राई हो चुके हैं, तो करीब हमारे पास 100 से 120 लीटर अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास दूध हो रहा है। अच्छा, खर्चा कितना आ जाता होगा एक दिन का? अगर आपका सही मेंटेन है और आप मैनेज कर रहे हैं, आपके पास हरा चारा है, सूखा चारा है और सारी चीजें आपकी व्यवस्थित हैं, तो 50% खर्चा आ जाएगा। 50% खर्चा और 50% आपकी बचत होगा, जी, 50% जी, खर्चे जी, आ जी, जाएंगे। जी, जी। अच्छा, इतनी बड़ी डेयरी का आपको मैनेज करने के लिए कितने इसमें लेबर की आवश्यकता होती है? जैसे हम हर चीज का बता रहे हैं, जैसे दवा से लेके, फीड से लेके, चारे से लेके, हरे चारे से लेके, वर्कर से लेके, सारी चीज अगर सब कुछ देखेंगे तो 50% खर्चा आएगा, 50% आपका बचत। मतलब पूरा जितने भी इसमें वर्क होते हैं जी। A to Z मिला के सबका 50% वो जी, जी। जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होगा वो आपका खर्चा। और लेकिन 50 ये तब बचेगा जब आपको नॉलेज होगी। नहीं, जी, अभी जी। मान लीजिए हमारे कोई गाय बीमार हो गई है तो जी। हमें नॉलेज नहीं है, हम डॉक्टर 4 दिन आए, लेके गए 4000 रुपए, तो ऐसे ही हम चले गए लॉस में। तो अगर आपको नॉलेज हो तो ये होता है, अगर नॉलेज है तो आप वही दवा जो डॉक्टर ले जा रहे हैं 4000 रुपए, हो सकता है आप 400 में ही ठीक कर ले, और ये ज्यादातर होता है। जी, और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे जो नए किसान भाई डेयरी फार्मिंग की साइड में आना चाहते जी। हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग लेना चाहिए, कैसे क्या देखिए, आना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं और इन फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हैं डेयरी करने की, तो आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, या फिर आपके पास आसपास जितनी भी डेयरी फार्म हो हर जगह आपको जाके विजिट करना चाहिए। वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये काम मैंने खुद किया है। अच्छा, तो और स्टार्टिंग कितने से करना चाहिए? गाय से करना चाहिए, भैंस से करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, या कितने से करना चाहिए? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, आप 2 गाय से स्टार्ट करिए, जी। और अगर आपको नॉलेज है तो आप एचएफ पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मतलब मिक्स पे काम कर सकते हैं। जी, और जैसा कि आपने बताया कि आप स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा हाई फाई वो नहीं करते हैं, तो सामने वाले को क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना के स्टार्ट करना चाहिए। जी, नॉर्मल आप सेट बनाइए, और अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गायों पे इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज़ अभी आपने बताया था कि आपका जो खाने का नाद है वो कुछ आपने अलग टाइप का बनाया था शायद, जी, जी। और अब इस टाइम पे उसका कुछ आप मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, ताकि कोई अगर नया बनवाना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत होती है और जो किस टाइप का नाद बनाना ठीक रहेगा? जैसे
पहले के टाइम में क्या होता था, और मैंने खुद ही पहले जब डेयरी फार्म किया था तो गोल की तरह बनती जी थी। जी, गांव में अक्सर देखने को मिलता गांव में गोल अक्सर वाला। ये होता है। जी जी तो हमने पहले उस बनवाया था, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जो हम अनाज डालेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा, तो उसको हमारे जानवर पूरी तरीके से खा नहीं पाते। जी। और हम अपने जानवर को एक ही बार में चारा देते हैं, तो अगर एक बार में चारा दे रहे हैं तो उसमें पूरा चारा नहीं आता है, तो हमारे जानवर का पेट पूरी तरीके से भरता नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा बनवा रहे हैं चौकोर तरीके से जी। कि उसमें हम एक बार में फीड मिला सकते हैं, एक बार में चारा दे सकते हैं, जिससे हमारे जानवर को भरपूर मात्रा में मिल सके। जी। इसलिए, और उसमें क्या होता है कि अगर हमारे गोल है तो उसमें क्या होता है, नीचे अगर चारा बच भी जाता है तो उसमें फंगस लग जाते हैं, और अगर आप देखेंगे तो उसमें नीचे कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन आप चौकोर बना रहे हैं तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा बना रहे हैं तो वहां पे कहीं भी चारा एकत्रित नहीं होगा। जी जी, मतलब हर जगह से आसानी से वो खा जी पाएंगे। जी 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 तो जी। कहने का मतलब अगर कोई डेयरी फार्मर अपना डेयरी स्टार्टअप करे तो इन सब पे भी ध्यान दे, जी जी छोटी जी। छोटी बातों को हाँ, ध्यान दे। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आप एक बार जो कभी फेल होता ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके फिर वो जी जी। आपने एक बार फेल हुआ, फिर आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी से और पूरा नॉलेज के साथ किया है, तो आपने जानकारी भी अच्छा दिया। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।